हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो साथ ही बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि दो चालक अगर समान दिशा में धारा ले जाते हैं तो उनमें क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि चालक जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ऑप्शन बी कि चालकों में जो है प्रतिध्वनि होगी, ऑप्शन सी कि चालक जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि दोनों चालकों के बीच में वोल्टता बढ़ेगी। तो क्या होता है कि जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जा रहे होते हैं तो उनके बीच में जो है आकर्षण बल लगता है, जिससे कि क्या होता है कि चालक जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि जब दो चालक समान में जो है विपरीत दिशा में धारा को ले जा रहे होते हैं तो उस समय जो है उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। दोनों में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत स्विचों को जो है वो किस में लगाया जाता है, यानी कि द इलेक्ट्रिकल स्विचेस आर पुट इन द। ऑप्शंस दिए गए हैं लाइव तार में, भू संपर्क तार में, न्यूट्रल तार में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं यानी कि जो विद्युत स्विच होते हैं उनको लाइव वायर में अटैच किया जाता है, यानी कि लाइव तार के साथ में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइव तार। ठीक है, इनको ना तो न्यूट्रल में जोड़ते हैं और ना ही भू संपर्क में, इनको लाइव वायर के साथ में अटैच किया जाएगा। और एक चीज़ बता दूं कि जो फ्यूज़ होता है उसको भी हम लोग लाइव तार में ही लगाते हैं। तो अगर फ्यूज़ का भी पूछ ले तो आपको याद रखना है कि फ्यूज़ को भी लाइव तार में अटैच किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जब हम कुएं से जो है पानी की बाल्टी को ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप पानी की बाल्टी को जो है भर करके पानी में से निकालते हो तो उसमें क्या होता है कि पानी के अंदर बाल्टी जो होती है वो हल्की लगती है, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आती है वो थोड़ी सी भारी महसूस होती है। ठीक है, तो ऐसा होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि क्या होता है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का जो भार होता है वो पानी के अंदर कम महसूस होता है तथा पानी की सतह के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रतीत होता है। ठीक है, तो जब कोई ठोस वस्तु द्रव में जो है डुबाई जाती है तो उसके भार में जो है कुछ कमी लगती है या फिर कमी सी महसूस होती है, और भार में ये जो आभासी कमी होती है, यानी कि ये जो रियल कमी नहीं है, ये पानी के अंदर हमें कमी लगती है, लेकिन बाहर आते ही जो है ये वापस भारी लगने लग जाती है। और इस बल को जो है क्या बोला जाता है, इसको उत्क्षेप बल या फिर उत्प्लावन बल बोला जाता है। ठीक है, जब पानी की बाल्टी ऊपर आती है तो उत्प्लावन बल खत्म हो जाता है और बाल्टी जो है वो फिर से हमें भारी लगने लगती है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह के ऊपर जो है वो भारी हो गई है। और दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर संगत होगा। ऑप्शंस हैं कि सुनाई देने वाली आवाज़ से, सामान्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, या फिर यंत्र कारखाने के शोर से। ठीक है, तो देखिए ध्वनि जो होती है ये हम जानते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की तरंग या फिर जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जो कि मुख्य रूप से वायु से होकर के संचरित होती है। हम जानते हैं कि ये जो तरंगे हैं ध्वनि तरंगे, इनका ठोस और तरल से भी होकर के संचरण होता है। ठीक है, परंतु इसकी तीव्रता जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो श्रव्यपराश से जो अधिक ध्वनि की या फिर जो आवृत्ति की तरंगे होती है वो पराश्रव्य, तथा श्रव्यपराश से जो कम आवृत्ति की तरंगे होती है उनको हम अपश्रव्य तरंगे बोलते हैं, जैसा कि पता होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर। ठीक है, तो जो 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर होगा ये आपके यंत्र कारखाने के शोर से होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जो कि दोपहर में 3 बजे और रात को 9 बजे कंडक्ट होती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद में जो है आपको वहाँ पे बेसिक सी डिटेल्स को फिलअप करके जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है आप लोगों को मेरा यूज़र नेम सिंपली सर्च कर लेना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। मेक श्योर कि आप फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को सभी अपडेट्स मिलते रहें और सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। साथ ही एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अनअकैडमी के द्वारा इंडियन नेवी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक नया बैच शुरू किया जा रहा है, जो कि आपका होने वाला है ब्रह्मपुत्रा नेवी डिटेल बैच कोर्स 2022, जो कि आपका 22 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि आपके 28 फरवरी 2022 तक चलने वाला है, जिसमें कि प्रियांक सर अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, धर्म सर जो है इंग्लिश कवर करेंगे, जितेश सर फिजिक्स का सेक्शन कवर करेंगे और मैं यहाँ पे जो है आपको जीएस का सेक्शन कवर कराऊंगा। तो अगर आप लोग भाई इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो और आपका सपना है कि इंडियन नेवी में जाना, तो आप लोग जो है भाई इस बैच में इनरोल कर सकते हो। और इनरोल करते टाइम अगर आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करते हो, तो आपको जो है इस कोर्स में 10% का ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक भी जो है आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कौन सा होगा। तो इंद्रधनुष के रंगों का क्रम पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा जो है वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा जो उदाहरण होता है वो आकाश में बारिश होने के बाद में जो दिखने वाला इंद्रधनुष है वो होता है, ठीक है। और इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और इंद्रधनुष। जो है उसमें बाहरी रंग क्या हो जाएगा, बैंगनी, और अंत में हो जाएगा लाल, जैसे कि VIBGYOR में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो आपके 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, जिसमें कि हमें जल में असामान्य प्रसार भी देखने को मिलता है। तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है, ठीक है। पहले जो है आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में ये बढ़ने लग जाता है। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले तो ये घटता है तब बाद में जो है ये बढ़ता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल जो होते हैं ये किस कार्य पर जो है आधारित होते हैं। तो घड़ियों में जो है प्रयुक्त किए जाने वाले स्फटिक क्रिस्टल जो होते हैं ये दाब विद्युत प्रभाव के ऊपर कार्य करते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाब विद्युत प्रभाव, ठीक है। और दाब विद्युत प्रभाव के कारण ही घड़ियों में लगे हुए जो स्फटिक क्रिस्टल होते हैं वो चमकते हैं, जिससे कि रात के समय में अंधेरे में भी जो है घड़ियों में समय को देख पाना संभव होता है, या फिर जो है अंधेरे में भी जो है हम घड़ी को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आजकल जो है देखा जाता है कि काफ़ी सारी घड़ियों में जो है रेडियम का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे कि वो भी चमकती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाब विद्युत प्रभाव। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि V/I का मान जो है एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं कि विभवांतर, विद्युत धारा, कूलाम या फिर प्रतिरोध। तो इसको जो है हम कहेंगे प्रतिरोध। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं जो है वो नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I, जिसमें कि अगर हम इसको प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं RI, ठीक है, जो कि आपका क्या क्या हो जाएगा। तो V जो है वो विभवांतर है, I जो है वो धारा है और R जो है ये प्रतिरोध है। और हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि ये हो जाए R = V/I, ठीक है। तो इसको जो है हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रतिरोध।
तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ में उसमें क्या परिवर्तन आएगा ये बताना है। ऑप्शंस हैं कि बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या फिर इस घटना का बढ़ना तापक्रम पर जो है निर्भर होगा। ठीक है, तो ठोस धातु की जो ऊष्मीय चालकता होती है वो तापमान बढ़ाने पर घटती है। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि के, जिसको कि मैं चालकता यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और टेम्परेचर को जो है टी से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब ये है कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, जिसका मतलब ये हो गया कि ठोस धातु जो भी होगी उनकी ऊष्मीय चालकता के जो है वो तापमान यानी कि टेम्परेचर टी को बढ़ाने पर जो है घटती है। ठीक है, ये बात हो गई ठोस धातुओं के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अधातु या फिर अर्धचालकों के लिए क्या होगा, तो अधातु या फिर अर्धचालकों का तापमान जो होता है वो बढ़ाने पर उनकी ऊष्मा चालकता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, ठोस धातु में तो घटती है लेकिन अधातु और अर्धचालक में बढ़ती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगी यानी कि डिक्रीज होगी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गति का पहला समीकरण जो है वो इनमें से किसके बीच में संबंध को दर्शाता है। ऑप्शंस हैं स्थिति और समय, स्थिति और वेग, वेग और समय या फिर वेग और त्वरण। तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच में जो आपके संबंध व्यक्त करता है उनको हम बोलते हैं गति के समीकरण। और न्यूटन ने जो है गति के संबंधित 3 नियम दिए थे और 3 समीकरण हैं इसके, जो कि आपके v = u + at होता है एक नंबर, दूसरा होता है आपका ut + 1/2 at², और तीसरा होता है v² = u² + 2as। ठीक है, तो अगर पहले समीकरण की बात की जाए ये किसके बीच में संबंध को दर्शाता है, तो पहला समीकरण जो है वो वेग और समय के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग और समय के बीच में प्रथम समीकरण दर्शाता है। ठीक है, लेकिन अगर बाकी का पूछ लिया जाए कि दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण, तो दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा समीकरण जो है वो स्थिति और समय के बीच में संबंध को दर्शाएगा, और तीसरा जो होता है वो स्थिति तथा वेग के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है और साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति या फिर विन्यास के कारण उसमें जो संग्रहित ऊर्जा होती है उसको हम उस वस्तु या फिर निकाय की जो है स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी = होता है mgh, ये होता है। ठीक है, जहाँ पर m जो है वो मास है यानी कि द्रव्यमान, g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण और h जो है ये ऊंचाई है। तो ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता ही है, हम जानते हैं। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रबर बैंड तना हुआ है यानी कि वो खींचा हुआ है, अर्थात कि अपनी सामान्य स्थिति में ना होकर के जो है वो एक विशेष स्थिति में है यानी कि तनी हुई स्थिति में है। तो इसमें भाई जाहिर सी बात है कि उसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, और ये वैल्यू जो है आपको माइक्रोन के अंदर बतानी है। तो 1 मीटर जो होता है ये आपके 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब हम बात करेंगे कि 1 मीटर जो है वो कितने मिलीमीटर के बराबर होता है और 1 मीटर जो है वो कितने फीट के बराबर होता है। तो 1 मीटर जो होता है वो 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है वो 3.2 फीट के बराबर भी होता है। तो ये वैल्यूज़ भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि अत्यधिक प्रतिरोध जिसका चालक का होगा उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए कि जब किसी पदार्थ को 0 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो पूर्णतः लगभग की 0 प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और उनका जो ये गुण होता है उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी यानी कि अतिचालकता। और अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को जो है प्रतिरोधक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को जो है हम बोलेंगे प्रतिरोधक। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्युत लघु परिपथ की विशेषता क्या होती है। ऑप्शंस हैं कि उच्च प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध या फिर अनंत प्रतिरोध। तो एक विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट की अवस्था में जो है
प्रतिरोध का मान शून्य होता है तथा शॉर्ट सर्किट की अवस्था में जो है उच्च शक्ति अपव्यय होती है, ठीक है, जिससे कि इसकी स्थिति में धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो रेजिस्टेंस यानी कि शून्य प्रतिरोध। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन का प्रयोग जो है वो विद्युत बल्ब में किया जाता है क्योंकि। तो नाइट्रोजन का जो प्रयोग है वो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स में क्यों होता है। तो ऑप्शंस हैं कि ये हवा से हल्का होता है, ये बल्ब में ज़्यादा रोशनी देता है, दहन को सपोर्ट नहीं करता या फिर ये विषाक्त नहीं होता। तो इसके लिए राइट आंसर ये होगा कि ये जो है दहन को सपोर्ट नहीं करता यानी कि उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि बल्ब जो है वो एक तरीके से पूरा हम बोलूँ तो एक तरीके से खोखला गोला हो जाएगा, ठीक है, खोखला गोला है जिसके अंदर वायु निकाल करके जो है उसमें मतलब कि नाइट्रोजन वगैरह भर दी जाती है या फिर जो है कोई अक्रिय गैस भर दी जाती है जिससे कि वो जो है अगर दहन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि टेकोमीटर जो उपकरण होता है ये किसका मापन करता है, यानी कि टेकोमीटर नामक जो यंत्र है ये इनमें से किसको मापता है। ऑप्शंस हैं कि मिश्र धातु के संगठन, द्रवाह के प्रवाह की दर यानी कि जो फ्लो रेट ऑफ लिक्विड होती है उसको, टेम्परेचर को, या फिर गति पालक चक्र यानी कि रोटेशनल स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए हैं और काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हो जाते हैं वो समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।